न्यूज स्टोरी है, इसलिए लाइक्स और हाइप ज्यादा से ज्यादा करना। चैप्टर 1। हर जगह जीर्णशीर्ण इमारतें, घास-फूस से भरा फर्श और बमगड्ढों से भरी सड़कें, सभी पर भारी गोलाबारी के निशान थे। रायगढ़ कैंपस में यह जगह खामोशी का एक दुर्लभ स्थान था, फिर भी उस खामोशी में खून की ठंडी गंध और एक अशुभ शांति थी। खून के कुंडों से ढका फर्श छद्म वर्दी पहने शवों से भरा था। अजीब बात यह थी कि प्रत्येक शव की भौहों के बीच एक गोली का छेद था, एक साफ गोली जिससे वे तुरंत मर गए। इन शवों के बीच पूरी सैन्य पोशाक में एक महिला खड़ी थी। उसकी बर्फीली निगाहें उसके सामने छद्मवेश में खड़े आदमी पर टिकी थी। एक ठंडी हंसी के साथ उसने पूछा, क्यों? उस आदमी ने उसके शरीर से सिरिंज निकाली। एक बार दर्द ने उसके नाजुक चेहरे को विकृत कर दिया। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक घुटने पर बैठ गई। फिर भी उसकी सैनिक की गरिमा और दृढ़ संकल्प अडिग रहा। सिया, जो तुम्हें मरवाना चाहता है वह चीफ कमांडर है। मैं बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी जान ले सकते हो? उसने तिरस्कार में नाक सिकोड़ी। छद्मवेश में आदमी ने भी हंसते हुए कहा, वे जानते हैं कि वे तुम्हें नहीं मार सकते, इसलिए चीफ कमांडर ने इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित 7वां तंत्रिका एजेंट रखा था। एक बार जब विष तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो तुम्हारी सभी मांसपेशियां और नसें क्षीण होने लगती हैं। चाहे तुम्हारी अलौकिक क्षमताएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम इस बिंदु पर कुछ भी नियंत्रित नहीं कर पाओगी, है न? उसके आसपास मृत पड़े सभी सैनिकों को उसने अकेले ही मार डाला था। रायगढ़ में जैसे जैसे वातावरण बदलता गया, कई लोगों में अलौकिक क्षमताएं विकसित होती गईं। हालांकि लगभग सभी के पास एक ही अलौकिक क्षमता थी, जबकि सिया के पास 2 थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि वह इसे जीवित रहने के लिए अपने अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में देखती थी। यकीनन उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। उसकी नसें पहले से ही मुरझाने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मारने वाला तुम होगे। यह आदमी जो कभी उसका सबसे करीबी साथी था, उसका भाई था जो उसके साथ बड़ा हुआ था। हालांकि उसे पता था कि चीफ कमांडर उसे मारने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने कभी अपने सामने खड़े आदमी पर शक नहीं किया था। वह इत्मीनान से उसे तड़पते हुए देख रहा था जब वह दर्द में ऐंठती हुई जमीन पर सिकुड़ी हुई थी। उसकी नसें और मांसपेशियां तेजी से सूख रही थी। चीफ कमांडर ने कहा था कि एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारी जगह मेरी हो जाएगी। रायगढ़ मिलिट्री डिपार्टमेंट के कमांडर, उनके अधीन एकमात्र जनरल। कौन इस पद को नहीं चाहेगा? सिया, केवल मजबूत लोगों को ही बोलने का अधिकार है। तुम समझती हो, है ना? उसने अपने सूखे पीले होंठों को काटा। ओह, मैं समझ गई। उसके होंठ हल्के से व्यंग्य में बदल गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। चलो साथ में नरक में चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। बिना किसी चेतावनी के आदमी के शरीर से नीली लपटें भयावह रूप से फूट पड़ी। आह! सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंतिम क्षण में एक राहत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। फिर उसके चारों ओर अंधकार छा गया। क्या है ये अंत की शुरुआत? क्या सिया ले पाएगी इन लोगों से बदला जाने के लिए? पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 2। रामगढ़ के बाहरी इलाके में एक पुराना और सुनसान कारखाना खामोशी में डूबा हुआ था। हल्की ठंडक के साथ हवा अपने अंदर अजीब सा सन्नाटा समेटे हुई थी। भीतर का माहौल भयानक और डरावना था। कंक्रीट की दीवारों पर समय की मार साफ झलक रही थी और फर्श पर धूल और टूटे कांच बिखरे थे। अचानक कारखाने के अंदर लड़की की दर्दभरी चीख गूंज उठी। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता कौन है? वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह आवाज एक दुबली तली लड़की की थी जो जमीन पर गिर चुकी थी। उसके लंबे बाल अस्तव्यस्त हो गए थे और उसका स्कूल यूनिफॉर्म धूल में सन गया था। डर और बेबसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सामने खड़ा पीले बालों वाला गुंडा ठहाका मारकर हंसा। तुम्हें इसे सम्मान समझना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं। इसमें डरने की क्या बात है? लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों तरफ खड़े गुंडों ने उसे पकड़ लिया और जोर से धक्का देकर वापस जमीन पर गिरा दिया। तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तभी एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में उनके पास आई। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह लापरवाही से खड़ी होकर पूरे दृश्य को देखने लगी। पीले बालों वाले गुंडे ने उसे देखा और तुरंत बोला, रोहिणी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहिणी नाम की लड़की ने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, बेशक, इस ड्रामे का पूरा आनंद लेने के लिए। उसने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। अब हर कोई देखेगा कि अन्ना असल में कितनी गंदी और नीच लड़की है। अन्ना यार्डले, यानी वही लड़की जो जमीन पर गिरी हुई थी, हताशा में फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपते हुए कहा, रोहिणी, तुम मेरी बहन हो, ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन निनित के चेहरे पर दया की कोई भावना नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है दादाजी हमेशा तुम्हारे पक्ष में क्यों थे? उन्होंने मुझे कभी पसंद नहीं किया और अब मुझे सब कुछ हासिल करना है। गुंडों ने उसकी बात सुनते ही अन्ना को और भी मजबूती से पकड़ लिया। अन्ना किसी तरह अपने हाथ छुड़ाकर भागने लगी।
लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम उठाए उसका पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। धमाके की आवाज गूंज उठी। सबकी सांसें थम गईं। रोहिणी और बाकी लोग घबरा गए। वे जल्दी जल्दी नीचे दौड़े और देखा कि अन्ना जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वह मर चुकी है, रोहिणी ने घबराहट में कहा। गुंडों के चेहरे पर डर छा गया। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। रोहिणी यार्डली ने अपने दांत भींचते हुए कहा, हमें इस लाश से छुटकारा पाना होगा। इसे ऐसी जगह फेंक दो जहां कोई इसे न ढूंढ सके। जल्दी करो। आधी रात को एक वैन जंगल के पास रुकी। गुंडों ने जल्दी जल्दी लाश को बाहर निकाला और गहरी खाई में फेंक दिया। चारों ओर अंधेरा था, कोई उन्हें देख नहीं सकता था। जैसे ही वे वहां से भागे, जंगल में अचानक एक हलचल हुई। सिया की वापसी। अंधेरे में अचानक हल्का कंपन हुआ। जमीन पर पड़ी अन्ना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी पुतलियां चमक उठीं। उसने गहरी सांस ली और दर्द से कराह उठी। या मैं कहाँ हूं? उसने मुश्किल से खुद से सवाल किया। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। सिर से खून बह रहा था और उसका एक पैर बुरी तरह घायल था। उसने खुद को उठाने की कोशिश की, लेकिन दर्द असहनीय था। तभी उसकी याददाश्त लौट आई। ये यादें उसकी नहीं थी। मैं सिया हूं, कमांडर सिया। आश्चर्य और भ्रम के बीच उसे एहसास हुआ कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह सिया थी, रामगढ़ की सबसे शक्तिशाली कमांडर। लेकिन अब वह इस लड़की अन्ना के शरीर में थी। मुझे धोखा दिया गया था। चीफ कमांडर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में ठंडक और दृढ़ संकल्प लौट आया। अब से मैं सिया नहीं बल्कि अन्ना हूं। लेकिन जो लोग मेरे साथ विश्वासघात कर चुके हैं, उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सिया ने अपने शरीर की स्थिति का आकलन किया। भले ही यह शरीर कमजोर था, लेकिन वह अपने पुराने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल कर सकती थी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और घायल पैर को सहारा देते हुए धीरे धीरे खड़ी हुई। पहले यहां से निकलना होगा, फिर मैं उन सबको ढूंढूंगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। अंधेरे जंगल में उसकी हल्की सी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। पुनर्जन्म की शुरुआत हो चुकी थी। अब कोई भी सिया या अन्ना को रोक नहीं सकता था। चैप्टर 3। अन्ना यार्डली के पिछले जन्म में आधे साल पहले उनके परिवार ने अपनी वसीयत तैयार की थी। उसकी मृत्यु की स्थिति में उसकी सारी संपत्ति उसकी सबसे बड़ी पोती अन्ना यार्डली को विरासत में मिलनी थी, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं। इससे न केवल अन्ना के पिता के मन में उसके प्रति असंतोष पैदा हुआ, बल्कि पूरे यार्डली परिवार को भी उससे नाराजगी हो गई। खासकर रोहिणी को, जिसकी अन्ना के प्रति नफरत उसकी हड्डियों में समा चुकी थी। रोहिणी अन्ना को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। हत्या, साजिश, लाशों को ठिकाने लगाना उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। और फिर अन्ना सच में इमारत से गिरकर मर गई थी। अगर कोई और होता तो यह खबर उसकी मौत की तरह ही ठंडी और बेरंग होती, लेकिन सिया वर्मा के लिए यह किसी तरह मनोरंजक था। उसने अचानक कल्पना की कि जब रोहिणी उसे फिर से जिंदा देखेगी तो उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। अन्ना ने तुरंत आंखें खोली। जिंदगी ने उसे एक दूसरा मौका दिया था और इस बार वह इसे किसी भी कीमत पर नहीं गंवाने वाली थी। उसकी चोटें मामूली नहीं थीं। अगर उसने जरा भी देर कर दी होती तो या तो वह मर जाती या पूरी जिंदगी के लिए विकलांग हो जाती। उसने अपनी नजर पास पड़ी 2 शाखाओं पर डाली। क्या उसकी शक्तियां अब भी काम कर रही थीं? उसने मन ही मन कोशिश की, लेकिन शाखाएं 1 इंच भी नहीं हिली। थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाया और 2 मजबूत टहनियां उठाईं। एक समय में वह एक सैन्य परिवार से थी, इसलिए चोटों का इलाज करना उसे अच्छे से आता था। उसने उन टहनियों से अपनी टूटी टांग को सहारा दिया। दूसरी चोटें पहले से ही पपड़ी बनकर सूख चुकी थी। उसने अपने ही कपड़ों को फाड़कर पट्टी बांध ली। उसने काफी खून खो दिया था, लेकिन इस समय उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब वह अपने जख्मों की देखभाल कर रही थी, तभी जंगल के बाहर से रेसिंग कारों के इंजन गरजने की आवाज आई। ऊंचाई से देखने पर पहाड़ी पर चमकती लाइटें दिख रही थी। चारों ओर लाल और नीले झंडे लहरा रहे थे। सामने लग्जरी कारों की लंबी कतारें थी। दोनों तरफ काफी लोग खड़े थे, ज्यादातर 20 के आसपास के युवा और हर एक के साथ एक लड़की। ये किसी आम रईसों की दौड़ नहीं थी। यहाँ मौजूद कारों पर या तो सरकारी या सैन्य लाइसेंस प्लेट लगी हुई थी। एक काली लग्जरी कार धीरे धीरे ड्राइववे में घुसी। यह एकमात्र कार थी जिस पर कोई सरकारी या सैन्य प्लेट नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यह वहां मौजूद हर किसी का ध्यान खींचने में सफल रही। यह मिस्टर आर्यन सिंह की कार है, एक महिला ने आश्चर्य से कहा। उसके बगल में खड़े युवक ने उसे सही किया। तुम्हारा मतलब मिस्टर आर्यन से क्या है? उसे मिस्टर सिंह कहो। जैसे ही कार रुकी, एक व्यक्ति तुरंत आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोलने लगा। मिस्टर आर्यन। कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक लंबा, सधे हुए कदमों वाला व्यक्ति बाहर निकला। आर्यन सिंह। लंबा, सुडौल, सफेद बटन अप शर्ट पहने हुए, जिसके 2 बटन खुले थे, जिससे उसकी गड़ी हुई कॉलर बोन दिख रही थी। उसकी चाल में बेपरवाही थी, लेकिन एक जब्त का रुआब भी था।
उसके निकलते ही वहां खड़े दो युवक, जो पहले अपनी गाड़ियों के सहारे झुके हुए थे, सीधा खड़े हो गए और उसकी ओर बढ़े। आज तुम यहाँ कैसे? उनमें से एक, कबीर मेहता, जिसकी चमकदार आंखें और आकर्षक चेहरा था, ने पूछा। वह लंबा और गठीला था और उसने सेना फोर्स जूते पहने हुए थे। बस देखने आया था, आर्यन सिंह ने अपनी कार से टिकते हुए लापरवाही से जवाब दिया। उसने सिगरेट जलाई और धुएं का एक छल्ला हवा में छोड़ दिया। चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों न एक दो राउंड रेसिंग कर ली जाए? एक और युवक, नकुल राठौड़, हंसते हुए बोला। मिस्टर आर्यन, आपका यहाँ आना दुर्लभ है। बिना खेले नहीं जा सकते। उसके लहजे में हल्का उकसावा था। आर्यन ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बिना कुछ कहे सिगरेट का कश लिया। नकुल को थोड़ा अजीब लगा और उसने शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ ली। कबीर ने ठहाका लगाया और कहा, तुम्हें पता है, आर्यन के दो सख्त नियम हैं। पहला, वह बाहर की लड़कियों से कोई संबंध नहीं रखता, और दूसरा, बिना वजह की चीजों में दिलचस्पी नहीं लेता। पास खड़े लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। युवा लड़कों ने अपनी साथियों को इन तीन लोगों से परिचित करवाया। वह आदमी आर्यन सिंह है, स्काईबाउंड ग्रुप का सीईओ। और सुनो, वह अभी 20 का भी नहीं हुआ है। उसे रायगढ़ का युवराज भी कहते हैं। दूसरा, कबीर मेहता, जो सेना में है। और तीसरा, नकुल राठौड़, जो एक बड़े राजनीतिक घराने से है। बातचीत चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन इन लोगों में इतनी समझ थी कि वे अपने असली पदों का खुलासा न करें। सच कहे तो यहाँ मौजूद हर इंसान बेहद प्रभावशाली था। रेसिंग ट्रैक पर इंजन की गर्जना गूंज रही थी। पहाड़ी की ठंडी हवा भी जैसे गर्म हो चुकी थी। आर्यन सिंह ने देखा कि एक के बाद एक गाड़ियां तेजी से निकल रही थी। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाले आर्यन को उस रात अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी कार की चाबी उंगलियों में घुमाई और फिर कसकर पकड़ ली। सामने खड़े नकुल और कबीर को देखते हुए उसके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आई। हारने वाले को सिर्फ स्पैरो बुक नहीं करना होगा, बल्कि इस पहाड़ी का चक्कर नग्न होकर भी लगाना होगा, उसने ऐलान किया। क्या आर्यन सिंह जीत जाएगा ये रेस, या नकुल और कबीर को करना पड़ेगा हार का सामना? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। पुस्तक का अगला भाग यहाँ पढ़ें। चैप्टर 4। कबीर ने उसे उलझन में देखा। हाँ? नकुल भी हैरान रह गया और उसने पूछा, क्या? उनकी बातचीत सुनकर आसपास के लोगों में हलचल मच गई। हाँ, मिस्टर मेहता डर नहीं रही हैं, है ना? अरे, क्या आर्यन खुद सामने आकर रेस करने वाले हैं? चलो चलो, अपना दाव लगाओ। आर्यन सीधा कार में चढ़ा, इग्निशन ऑन किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। आर्यन, यह सही नहीं है। अगर तुमने 1 मीटर भी आगे बढ़ाया तो इसे धोखा माना जाएगा, नकुल ने अपनी कार में बैठते हुए कहा। आर्यन ने जवाब में सिर्फ हल्की हंसी दी। कबीर भी जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और इंजन ऑन कर दिया। जाहिर था, इस सड़क पर सिर्फ उनकी 3 कारें नहीं थी, कई और लोग इस रेस में हिस्सा ले रहे थे। जैसे ही हरी बत्ती की आवाज गूंजी, सभी कारें तीर की तरह दौड़ पड़ी और पलक झपकते ही मोड़ के पीछे गायब हो गईं। अन्ना पास के एक मोटे पेड़ के सहारे खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। लंगड़ाते हुए उसने किसी तरह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। अचानक उसे सामने से आती रोशनी और इंजन की गर्जना सुनाई दी। स्ट्रीट रेसिंग? यह पहला ख्याल था जो उसके दिमाग में आया। ठीक इसी वक्त उसे यह सोचकर चिंता हो रही थी कि वो पहाड़ से नीचे कैसे उतरेगी। उसकी सुनने की क्षमता असाधारण थी, इसलिए वह तुरंत समझ गई कि इन कारों को मॉडिफाई किया गया होगा। उनकी स्पीड से साफ था कि ये साधारण कारें नहीं थी। लेकिन एक कार है जिसे मॉडिफाई नहीं किया गया। वो तेजी से नजदीक आ रही थी। अन्ना ने कार की स्पीड और दूरी का अंदाजा लगाया, फिर कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। आर्यन कुशल ड्राइवर था, लेकिन उन लड़कों के मुकाबले थोड़ा पीछे था जो अक्सर यहाँ रेस करते थे। साथ ही वे इस पहाड़ी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। पहले की गई शर्त के बारे में सोचते हुए उसे अचानक पछतावा हुआ। मैं कल नकुल को मेरे लिए नंगे पैर दौड़ने के लिए कहूंगा। तभी उसने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। बकवास। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन सामने खड़ी लड़की हिली तक नहीं। क्या ये पागल हो गई है? 20 मीटर की दूरी बची थी जब आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायरों की तेज आवाज के साथ कार रुक गई और वह लगभग बाहर गिरने ही वाला था। आमतौर पर शांत रहने वाले आर्यन को पहली बार गुस्से में गाली देने का मन हुआ। उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। एक लड़की? वो चौकन्ना हुआ। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। लड़की की पिंडली पर लकड़ी की 2 छड़ियां बंधी थी, जो शायद फ्रैक्चर का संकेत थी। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें इतनी चमकदार। अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम मरने की कोशिश कर रही हो? अचानक अन्ना के सामने एक लंबा कद वाला आदमी खड़ा था। वह कम से कम 1.5 सिर लंबा था, सफेद शर्ट पहने हुए,
जिसका चेहरा किसी राजा की तरह तेजस्वी था। गहरी आंखें और कसी हुई भौहें। वो उसे घूर रहा था। साफ जाहिर था कि वो नाराज था। अन्ना ने अपने दिमाग में यादों को खंगाला और फिर बिना झिझक जवाब दिया, मैं दुर्घटना का नाटक कर रही थी। आर्यन अवाक रह गया। ये पहली बार था जब उसने किसी को इतनी हक से ये कहते सुना था। दुर्घटना का नाटक? आर्यन ने उसकी बातों को दोहराया और उसे ध्यान से देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हें दुर्घटना का नाटक करने को लेकर कोई गलतफहमी है, उसने तीखी आवाज में कहा। वो मुड़ा और अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उसकी ओर फेंक दिए। फिर जैसे ही कार की ओर बढ़ा, अन्ना ने जमीन से नोट उठाए और बेपरवाही से कहा, क्या तुम कार रेस में हो? मैं तुम्हें जीतने में मदद कर सकती हूँ। आर्यन के कदम ठिठक गए। उसकी नजर अन्ना पर टिकी। क्या तुम मजाक कर रही हो? अन्ना ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, तुमने अभी अपना पहला चक्कर पूरा किया होगा। उनकी ज्यादातर कारों की अधिकतम गति 310 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इस पहाड़ी रास्ते पर अपनी टॉप स्पीड पर भी उन्हें एक चक्कर पूरा करने में 10 मिनट लगेंगे। तुमने यहाँ जो 5 मिनट बर्बाद किए हैं, उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें तीसरे चक्कर तक उनके बराबर पहुंचा सकती हूँ। आर्यन की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उसने एक पल सोचा और पूछा, और बदले में? अन्ना ने संजीदगी से कहा, तुम मुझे इस पहाड़ से नीचे ले जाकर अस्पताल छोड़ दोगे। फिर एक सेकंड बाद उसने जोड़ा, और हाँ, तुम्हारे पैसे मैं वापस नहीं करूंगी। आर्यन के चेहरे पर तनाव उभर आया। फिर उसने लंबी सांस ली, मुड़ा और यात्री सीट की ओर बढ़ गया। ठीक है, कार में बैठो। अन्ना ने एक पल देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जगह ली। वो ड्राइवर सीट पर बैठ गई और उसने दरवाजा बंद किया। उसने पास से एक मोटी टहनी तोड़ी और उसे अस्थायी पैर की तरह इस्तेमाल किया। उसकी बाईं पिंडली टूटी हुई थी, इसलिए ब्रेक को ठीक से दबा पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी हर हरकत व्यवस्थित और आत्मविश्वास से भरी थी। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। क्या ये लड़की सच में कार चला सकती है? अन्ना ने स्टीयरिंग संभाला और कार जोर की आवाज के साथ फिर से स्टार्ट हो गई। क्या अन्ना और आर्यन में हो जाएगी दोस्ती और क्या अन्ना चला पाएगी कार? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 5। शुरुआत में आर्यन को लगा कि यह लड़की सिर्फ दिखावा कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसने कार स्टार्ट कर दी और उसकी आंखों में कुछ बदलता हुआ सा महसूस हुआ। अन्ना का एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था, उसकी नजर सड़क पर अड़िग थी। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो आर्यन ने पहले सिर्फ जांबाज सैनिकों या अनुभवी निशानेबाजों की आंखों में देखी थी, एकदम सटीक, आत्मविश्वास से भरी और अड़िग। कसकर पकड़ो, अन्ना ने अचानक कहा। आर्यन ने हल्की त्योरी चढ़ाई, लेकिन बिना कोई सवाल किए छत पर लगे हैंडल को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल कार ने एक तेज मोड़ पर अद्भुत बहाव, ड्रिफ्ट लिया और बड़े आराम से आगे बढ़ गई। आर्यन लगभग अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी नजर अब अन्ना पर थी। उसने इस लड़की को पहले काफी हल्के में लिया था, लेकिन अब उसकी धारणा बदल रही थी। तुम गजब की ड्राइवर हो, उसने शांत भाव से कहा। अन्ना ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, मैं कुछ साल तक सामान डिलीवर किया करती थी। रेसिंग ट्रैक पर? आर्यन ने हल्के अंदाज में पूछा। अन्ना ने उसे एक ठंडी नजर से देखा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। तभी आर्यन ने देखा कि अन्ना के सिर, पीठ और हाथों पर सूखे खून के निशान थे, जो अब फिर से रिसने लगे थे। खून की तीखी गंध पूरी कार में भर गई। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम? अन्ना ने उसके लहजे को गलत समझा और बोली, चिंता मत करो, मैं इसे अंजाम तक पहुंचा सकती हूँ। आर्यन ने हल्की भौहें सिकोड़ी, लेकिन चुप ही रहा। रेस का तीसरा लैप शुरू होते ही एक सिल्वर कार अचानक हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही इसने कई गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। नहीं, यह आर्यन की कार है। इतनी तेज कैसे हो सकती है? क्या यह बहाव, ड्रिफ्ट था? मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आगे नकुल राठौड़ और कबीर मेहता ने अपने रियरव्यू मिरर में उस सिल्वर कार को तेजी से आते हुए देखा और अवाक रह गए। आर्यन ने अचानक इतना खतरनाक ड्राइविंग करना कब शुरू कर दिया? आखिरकार प्रतियोगिता अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची। अंतिम लैप। नकुल और कबीर की कारें आगे थीं, लेकिन सिल्वर कार अब उनके पीछे थी। आर्यन की नजर अन्ना पर थी। खून की गंध अब भी हवा में थी और उसकी त्वचा हर पल ज्यादा पीली होती जा रही थी। अगर उसे उनके सौदे के बारे में पता नहीं होता तो शायद वह सोचता कि यह कोई भूत है जो उसकी कार चला रहा है। वह लड़की आखिर कौन थी? वह इस पहाड़ पर क्या कर रही थी? और इतनी जख्मी हालत में भी गाड़ी कैसे चला रही थी? आर्यन के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसने एक भी नहीं पूछा। वह बस चुपचाप उसकी हर हरकत पर नजर रखे रहा। तभी अन्ना ने थ्रॉटल बढ़ाया,
कार की हॉर्स पावर पूरी ताकत से गरज उठी। उसने अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, जिससे सिल्वर कार ने एक अद्भुत मोड़ लिया और देखते ही देखते सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। आर्यन पागल हो गया है क्या? यह पहाड़ी सड़क है, इतनी स्पीड से चलाना खुद को मारने जैसा है। कबीर और नकुल बुरी तरह घबरा गए। अगर मरने का इतना ही शौक है तो अकेले मर, हमें मत ले डूब, नकुल चिल्लाया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने अपने ईयरपीस को निकालकर एक तरफ फेंक दिया। उसके लिए अब कोई शोर बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने एक पल के लिए अपनी बगल में बैठी शांत युवती को देखा और पहली बार उसे इस पर पूरा यकीन होने लगा कि यह लड़की साधारण नहीं थी। जब सभी को लगा कि कार टकरा जाएगी, तभी अन्ना ने स्टीयरिंग एक झटके में घुमाया और चमत्कारिक ढंग से दोनों गाड़ियों के बीच की संकरी जगह से फिसल गई। जैसे ही वह गाड़ियों के बीच से निकली, एक क्षणिक चिंगारी उठी और फिर सिल्वर कार सीधा ट्रैक पर वापस आ गई। सबने अपनी सांसें रोक लीं। जब तक नकुल और कबीर समझ पाते, तब तक वह कार फिनिश लाइन पार कर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। नकुल ने अपना सिर पकड़ लिया। यह असंभव है। कबीर भी दंग था। ये लड़की कौन है? आर्यन ने कुछ नहीं कहा, उसकी नजर बस अन्ना पर थी। जो कुछ भी हुआ था, वह सिर्फ एक रेस नहीं थी। यह कुछ और ही था। आखिर जब नकुल और कबीर आर्यन की कार में एक जख्मी लड़की को देखेंगे तो कैसे करेंगे रिएक्ट? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 6। हम जीत गए। अन्ना की आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। अचानक आर्यन को लंबे समय तक हॉर्न बजने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने नजर घुमाई, उसने देखा अन्ना बेहोश हो चुकी थी। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया था। अन्ना! आर्यन ने बिना देरी किए अपनी सीट बेल्ट खोली और झटके से कार का दरवाजा खोला। फिनिश लाइन पर खड़ा व्यक्ति उसे बधाई देने ही वाला था कि उसने देखा आर्यन तेजी से ड्राइवर की सीट पर गया और एक लड़की को अपनी बाहों में उठाया, जो खून से लथपथ थी। क्या हो रहा है? क्या सर? आर्यन ने दौड़ते हुए किसी को टक्कर मार दी। भीड़ में खलबली मच गई, लेकिन आर्यन की आंखों में बेचैनी थी। उसके हाथों में बेसुध पड़ी अन्ना का चेहरा नाजुक था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। करण, आर्यन ने गहरी आवाज में कहा। जी सर। डॉक्टर रोहन से तुरंत संपर्क करो और उसे सिंह मेंशन भेजने के लिए कहो। ठीक है। करण ने एक नजर अन्ना पर डाली और तुरंत फोन निकालकर डॉक्टर को कॉल लगाया। इस बीच बाकी रेसिंग कारें भी फिनिश लाइन पर पहुंच चुकी थी। नकुल राठौड़ और कबीर मेहता भी अपनी कारों से बाहर निकले और सीधे आर्यन की ओर बढ़े। भाई, ये क्या था? ये लड़की कौन है? नकुल ने घबराहट में पूछा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, आर्यन अन्ना को उठाकर कार में बैठ चुका था। करण ड्राइवर की सीट पर बैठा और कार तेज रफ्तार से सिंह मेंशन की ओर बढ़ गई। अन्ना की चेतना पूरी तरह लौट नहीं पाई थी, लेकिन उसने दवा की तेज गंध महसूस की। उसे एहसास हुआ कि कोई उसका इलाज कर रहा था। शुक्र है, उसने मन ही मन सोचा। हालांकि उसे अपनी चोटों का पूरा एहसास था। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसका शरीर और भी बिगड़ सकता था। कमरे में 2 और लोग मौजूद थे। उनकी सांसों की हल्की आवाज से ही अन्ना को अंदाजा हो गया था कि वह अकेली नहीं है। डॉक्टर रोहन सफेद कोट पहने बेसिन में अपने हाथ धो रहा था। पानी तुरंत खून से लाल हो गया। तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली? उसने सिर उठाकर आर्यन से पूछा, जो पास की कुर्सी पर बैठा था। इस हालत में तो इसे मर जाना चाहिए था, पर ये जिंदा कैसे बची? डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा। आर्यन ने गंभीर नजरों से अन्ना की ओर देखा, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि यह एक ऊंची इमारत से गिरी थी? डॉक्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा। क्या? आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। इसका सिर बुरी तरह चोटिल हुआ है, शरीर पर कई फ्रैक्चर हैं, आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। मुझे यकीन नहीं होता कि यह अभी भी जिंदा है।
डॉक्टर रोहन ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े स्केलपेल से खेलते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं इसके दिमाग को खोलकर देखना चाहता हूँ कि आखिर यह जिंदा कैसे है। आर्यन की घूरती हुई नजरों ने डॉक्टर को चुप करा दिया। डॉक्टर ने तुरंत स्केलपेल वापस जेब में रखा और हड़बड़ाते हुए हंस पड़ा। मैं तो मजाक कर रहा था। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर एक पल के लिए रुका और गंभीर स्वर में बोला, आर्यन, मैं एक विशेष श्रेणी का सैन्य डॉक्टर हूँ। उसने विशेष श्रेणी शब्दों पर जोर दिया। अगर आप इस लड़की के लिए थोड़ी इज्जत दिखाएं, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। आर्यन ने उसे एक बार देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सफेद कपड़ों में एंगल? हाँ, बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा और गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर चला गया। आर्यन की नजरें अन्ना के चेहरे पर टिक गईं। तुम आखिर कौन हो? क्या आर्यन को पता चलेगा अन्ना यार्डली के बारे में? आखिर उसकी हालत होगी ठीक जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 7 माई रीबॉर्न कमांडर वाइफ। आर्यन ने बिस्तर पर पड़ी उस युवा लड़की को देखा जिसके घावों पर टांके लगाए जा चुके थे। उसका पूरा शरीर लगभग पट्टियों में लिपटा हुआ था। इमारत से गिर गई। इमारत से गिरने पर आमतौर पर दो संभावनाएं होती हैं, या तो यह आत्महत्या थी या फिर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर यह आत्महत्या होती तो वह पहाड़ी दर्रे के बीच पाई ही नहीं जाती और ना ही वह मुझसे अस्पताल ले जाने की गुजारिश करती। तो जाहिर है यह हत्या का प्रयास था। वह 15 या 16 साल से ज्यादा की नहीं लगती, एक छात्रा। आखिर वह ऐसी हालत में कैसे पहुंची? उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को देखकर आर्यन समझ गया कि वह पोलारिस अकादमी की छात्रा थी, जो रायगढ़ का सबसे फेमस स्कूल था। उसने शांतिपूर्वक मेरी कार रोकी, मुझसे शर्त लगाई और अपनी बात पर खरी भी उतरी। उसके ड्राइविंग स्किल्स इतने बेहतरीन थे कि शायद विश्वस्तरीय रेसर भी उसके सामने टिक नहीं पाते। यह लड़की आखिर कौन है और उसने अपने जीवन में क्या क्या झेला है? करीब 2 दशकों बाद यह पहली बार था आर्यन को किसी के प्रति इतनी जिज्ञासा महसूस हुई थी। अन्ना की हल्की हल्की सांसें कमरे में गूंज रही थी, लेकिन बेहोशी में भी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर लगातार देख रहा था। वही पैनी गहरी नजरें जो उसने कार में भी महसूस की थी, एक बाज की तरह जो अंधेरे में अपने शिकार पर टकटकी लगाए हो। इसमें जांच थी, सवाल थे। अनिश्चित समय तक सोने के बाद अन्ना ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसका स्वागत एक विशाल और भव्य कमरे में हुआ, जिसकी हर चीज सफेद रंग में नहाई हुई थी। उसने खुद को देखा, हाथ, सिर और पैर बंधे हुए थे। उसके शरीर में 4 ड्रिप लगी हुई थी, जिससे उसके अंदर तरल पदार्थ डाला जा रहा था। उसने हल्की भौहें सिकोड़ी। ये तो बहुत पुरानी तकनीक है। अगर यह मैरीग्लेड होता तो बस सेल रीजनरेशन सीरम का एक शॉट काफी था और मैं तुरंत ठीक हो जाती। कमरे में कोई और नहीं था। अचानक उसकी नजर अपनी बाह में लगी सुई पर पड़ी। उसकी आंखें तेज हो गईं। अगर मेरी आत्मा अब भी जीवित है, तो क्या मेरी शक्तियां भी? वह गहरी सांस लेते हुए ध्यान केंद्रित करने लगी। और ठीक उसी क्षण सुई अपने आप उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह हो ही नहीं सकता। उसके मन में हलचल मच गई। मेरी अलौकिक शक्तियां अब भी मेरे पास हैं। पिछले कुछ दिनों से उसने देखा कि उसका शरीर बहुत तेजी से ठीक हो रहा था। यह उसके वर्तमान शरीर की विशेषता नहीं थी, बल्कि उसे उसके असली रूप की याद दिला रही थी। इसका मतलब यह है कि मेरी शक्तियां कभी गई ही नहीं थी। मेरा शरीर बस उन्हें संभालने के लिए बहुत कमजोर था। इससे अन्ना को एक अलग ही आत्मविश्वास मिला। यार्डली परिवार की यादों के अनुसार इस दुनिया में अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन अगर मेरे पास है तो यकीनन और भी होंगे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ इलाज करवाए हुए 5 दिन हो चुके थे।
अब उसे यार्डली फैमिली में वापस लौटना था। अगर वह और देर तक लापता रहती तो रोहिणी जरूर उसकी मौत की अफवाह फैला देती। इससे परिस्थितियां और उलझ जाती। अन्ना उठने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी नसों में लगी सभी सुइयां बाहर निकालनी शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में मरने की जल्दी है। अचानक एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी। अन्ना ने सिर उठाया। एक लंबा और ताकतवर आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी दिलचस्पी थी, जैसे वह उसकी हर हरकत को परख रहा हो। तो ये तुम हो? अन्ना की आवाज में कोई बदलाव नहीं था। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन चूंकि मैंने तुम्हें रेस जीतने में मदद की, हम अब बराबर हैं। आर्यन सिंह ने हल्की भौहें सिकोड़ी। इतनी कम उम्र की लड़की, लेकिन उसके हावभाव एक अनुभवी योद्धा जैसे थे। आर्यन ने पहले ही उसकी पूरी जानकारी निकाल ली थी। रायगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित पोलारिस अकादमी, और वह यार्डली परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। बराबर? आर्यन हल्के से हंसा। मैंने कब कहा कि हम बराबर हैं? वह उसके करीब आया और अचानक उसकी छाया अन्ना पर पड़ गई। अन्ना ने ध्यान दिया कि जहां उसने सुई निकाली थी वहां अब भी खून की बूंदें थी। अगर हमने पहाड़ी दर्रे पर सौदा किया तो बात खत्म हो गई। शर्तें बराबर रही या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझसे कुछ और उम्मीद कर रहे हो तो मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसकी आवाज सख्त थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया हो। आर्यन ने उसके इस ठंडे रवैये को गहराई से देखा और फिर उसकी आंखों में हल्की मुस्कान तैर गई। तुम मुझे मारना चाहती हो? उसकी आवाज में हल्की दिलचस्पी थी, जैसे वह इसे एक मजाक समझ रहा हो। अन्ना ने एक शांत नजर से उसे देखा। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की चमक आई। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अन्ना की उम्र से उसकी बातें बड़ी क्या पार देगी उसे मुसीबत में और आ जाएगा सिया की आत्मा का सच सबके सामने जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 8 माई रीबॉर्न कमांडर वाइफ। आर्यन सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और झुक गया। उसकी तीखी नाक लगभग अन्ना के चेहरे को छू रही थी। वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। लेकिन मैं किसी भी पल तुम्हारी जान ले सकता हूँ। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमयी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी विचलित कर सकता था। अन्ना शांत और संयमित रही। भले ही उसका शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी पीठ अब भी सीधी थी, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण लिया हो। तुम कोशिश कर सकते हो। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी उत्सुकता झलक रही थी। उनकी आंखें मिली, लेकिन अन्ना की निगाह में डर का कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन एक झटके में सीधा खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसका विशाल शरीर अन्ना पर हावी लग रहा था। अन्ना को उसकी यह हरकत अजीब लगी। उसने अपनी आवाज में हल्की चिढ़ के साथ कहा, मैं जाना चाहती हूँ। क्या तुम थोड़ा धीरे से नहीं बोल सकती, औरत? आर्यन ने जैसे ही यह कहा, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। उसकी नजर एक पल के लिए अन्ना के दुबले-पतले शरीर पर गई और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। मेरी गलती। तुम्हें अभी तक औरत नहीं कहा जा सकता। अन्ना ने भौहें सिकोड़ी। मैं आमतौर पर ऐसे ही बोलती हूँ। धीरे से बोलने का क्या मतलब है? जब उसने आर्यन की जांचती हुई नजरों को देखा, तो उसे उसकी आंखों में एक अजीब सा तिरस्कार झलकता महसूस हुआ। उसने गंभीरता से जवाब दिया, मैं अभी भी बढ़ रही हूँ। मैं अंततः परिपक्व हो जाऊंगी। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने किसी आम लड़की को नहीं, बल्कि किसी अलौकिक प्राणी को अपने घर में जगह दे दी हो। मुझे जाना है, अन्ना ने कहा और अपनी बाह में डली सुई निकालने के लिए हाथ बढ़ाया।
तुम ऐसे ही चली जाओगी? क्या तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है कि तुम कितनी बुरी तरह घायल हो? आर्यन की आवाज में झुंझलाहट थी। अन्ना ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके हावभाव में कोई बदलाव नहीं आया। मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मुझे जाना चाहिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके बगल में कपड़ों का एक जोड़ा फेंकते हुए कहा, इन्हें पहन सकती हो? अन्ना कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर आत्मविश्वास से बोली, बिल्कुल। आर्यन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। कपड़े पहन लो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वरना अगर तुम इस कमरे से बाहर निकल भी गई तो भी इस हवेली को छोड़ नहीं पाओगी। अन्ना ने एक नज़र अपने कटेफटे कपड़ों पर डाली। उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा पट्टियों और मरहम से ढका हुआ था। बिना कुछ कहे उसने अपने फटे हुए कपड़े उतारकर जमीन पर फेंक दिए। एक पतली, हल्की गुलाबी ब्रा अचानक हवा में झूल गई। आर्यन एक पल के लिए वहीं जम गया, फिर झटके से पलट गया। अरे, मैं एक आदमी हूँ, तुम्हें पता है। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? उसने दांत पीसते हुए कहा। उसे लगा जैसे उसके वर्षों के आत्मानुशासन को अन्ना ने चकनाचूर कर दिया हो। रुको, मैं क्यों पलटा? उसने खुद से सवाल किया। मैंने पहले भी बहुत सी औरतों को देखा है। वो महिलाएं जो अपनी खूबसूरती से मुझे लुभाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह लड़की। अन्ना ठिठकी और अपनी ब्रा की ओर देखा। पहले जब वह युद्ध में थी तो उसे अपनी पोशाक पहनने में कभी झिझक नहीं हुई थी। लेकिन वह हमेशा अपने नीचे एक बुलेटप्रूफ जैकेट पहनती थी। उस पल आर्यन फिर से उसकी ओर पलटा और उसकी नज़र सीधे उसकी ब्रा पर जा टिकी। अन्ना ने सिर उठाकर उसे घूरा। मुड़ो। आर्यन की आंखों में एक दिलचस्प चमक उभरी। यह जैसे किसी नई दुनिया की खोज करने जैसा था। नहीं। अन्ना के गालों पर हल्की लाली दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया। आर्यन उसकी झेंप को देखकर और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। दिलचस्प। अन्ना ने अपना निचला होंठ हल्के से दबाया। वह परिस्थिति को समझने में माहिर थी और वह जानती थी कि अभी उसे इस आदमी से बचने की जरूरत थी। उसे जीवन का दूसरा मौका मिला था और वह इसे इतनी लापरवाही से गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अन्ना ने आर्यन को ठंडे अंदाज में घूरा और अपने कपड़े पहनने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसकी घायल बांह के कारण उसे काफी दिक्कत हो रही थी। आखिर दो मिलिट्री लोगों के मिल पाएंगे कभी? दिल एक उम्र में छोटी दूसरा नौजवान लड़का, कैसा होगा इनका रिश्ता? जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 9। माई रीबॉर्न कमांडर वाइफ। एक तेज झटके के साथ अन्ना ने अपनी पट्टी फाड़ दी। आर्यन सिंह ने भौहें सिकोड़ी। उसकी नज़र उसकी सूजी हुई, लाल होती बाह पर पड़ी। अन्ना की बाह में फ्रैक्चर था, जिसे ठीक किया गया था, लेकिन अभी भी हल्की असहजता बनी हुई थी। फिर भी उसने दर्द की परवाह किए बिना शर्ट को अपने शरीर पर आधा पहन लिया। आर्यन बस खड़ा देखता रहा, यह समझने की कोशिश करता हुआ कि यह लड़की किस मिट्टी की बनी है। वह धीरे धीरे मगर संकल्प के साथ कपड़े पहन रही थी, बिना एक भी आ निकाले। आर्यन की भौहें और सिकुड़ गईं। मैं तैयार हूँ। क्या अब जा सकती हूँ? अन्ना के कपड़े ढीले थे, जिससे वह पहले से भी अधिक कमजोर लग रही थी। आर्यन ने बिना किसी अतिरिक्त प्रतिक्रिया के कहा, ठीक है। अन्ना ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना वजन डाला, उसके निचले पैर में फ्रैक्चर के कारण वह लड़खड़ा गई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन चुपचाप देखता रहा। अन्ना ने अपने पैर पर नजर डाली। हड्डी पहले ही ठीक हो चुकी थी, मगर अब भी पूरी तरह चलने लायक नहीं थी। लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने फिर से खुद को संभाला और धीमे धीमे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके जाने के दौरान उसने आर्यन की ओर एक भी नजर नहीं डाली।
सूरज की हल्की किरणें सिंह मेंशन की फर्श से छत तक की खिड़की से छनकर आ रही थी, जो आर्यन के चेहरे पर हल्की छाया डाल रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी और अंधेरे का खेल उसे और भी रहस्यमयी और ठंडा बना रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? अचानक उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंज उठी। अन्ना, जो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, वहीं ठिठक गई। अन्ना यार्डली, उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अन्ना उसे देखने के लिए रुकी नहीं। वह बाहर निकल गई। आर्यन ने खिड़की से उसे जाते हुए देखा, फिर उसने अपना फोन उठाया। उसे जाने दो। जी, मिस्टर सिंह। फोन रखने के बाद करण थोड़ा उलझन में था। वह उस लड़की के बारे में सोचने लगा। न सिर्फ वह पहली महिला थी जिसे उसके बॉस आर्यन ने सिंह मेंशन में लाया था, बल्कि वह पहली थी जिसे उन्होंने खुद बाहर निकलने दिया था। हालांकि उसे ज्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं थी, मगर इस बार उसके अंदर हल्की जिज्ञासा जागी। उसने रिमोट कंट्रोल निकाला और कुछ बटन दबाए। अन्ना जैसे ही मेंशन से बाहर निकली, उसके लिए रास्ता साफ था। मेंशन के गेट खुद ब खुद खुल गए, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। अन्ना को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। रायगढ़ में उच्च तकनीक का यह नजारा आम था। मगर जो चीज उसे परेशान कर रही थी, वह यह थी कि आखिर आर्यन सिंह कौन था। दूसरी ओर करण कमरे में दाखिल हुआ। मिस्टर सिंह, वह जा चुकी है। आर्यन ने बेपरवाही से सिर हिलाया, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर टिकी थीं। करण ने आगे कहा, मिस्टर सिंह, सिक्योरिटी कैमरों में दिखा कि वह टैक्सी बुलाकर दक्षिण की ओर चली गई है। उसने अपनी नोटबुक निकाली, उस टैक्सी का नंबर है। मैंने तुमसे टैक्सी का नंबर जानने के लिए कहा था, आर्यन ने बिना भाव के पूछा। करण चुप हो गया। आर्यन का मूड आज कुछ अलग था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने खुद ही पूछा, नंबर क्या है? करण ने जल्दी से कहा, आई एम ए गैस। करण को यह नंबर सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस कंपनी का पता लगाओ जिसके पास यह कार है, और इसके रूट को ट्रैक करो, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। समझ गया। कबीर तुरंत आदेश पूरा करने निकल पड़ा। करण के जाते ही आर्यन ने बिस्तर की ओर देखा, जहां फेंकी हुई पट्टी और फटे हुए कपड़े पड़े थे। क्या वह यार्डली परिवार से है? उसी समय उसका फोन बजा। आर्यन, हम सभी स्पैरो में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरी जगह बुक कर ली है। अब बस तुम्हारी जरूरत है। फोन के दूसरी तरफ से नकुल राठौड़ की आवाज आई। तुम जल्दी आ जाओ, आर्यन ने शांति से पूछा। अगर मैंने सिर्फ बॉक्सर पहना हो तो, नकुल ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। नहीं, धन्यवाद। वह फोन काटने ही वाला था जब नकुल ने फिर से कहा, रुको। आर्यन, क्या तुम उस लड़की के बारे में उत्सुक नहीं हो जिसे तुमने घर लाया था? हमारे पास उस दिन की पहाड़ी दर्रे की निगरानी फुटेज है। भेजो, आर्यन ने सीधे कहा। आर्यन, यह सही नहीं है। तुमने यह शर्त रखी थी कि, नकुल की असंतोष भरी आवाज आई। आर्यन ने थकान से अपनी कनपटी पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। क्योंकि सच कहें तो वह भी अब अन्ना के बारे में थोड़ा ज्यादा जानना चाहता था। उसी समय अन्ना रेडवुड डिस्ट्रिक्ट के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने खड़ी थी। आखिर नकुल को उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिलेगा और आर्यन का क्या होगा, रिएक्शन जाने के लिए पढ़ी ये अगला पार्ट। चैप्टर 10। उस समय अन्ना ने सिर्फ एक ओवरसाइज सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को लगभग पूरी तरह ढक रही थी। उसके पतले सफेद पैर शर्ट से झांक रहे थे और वह इतनी कमजोर दिख रही थी जैसे हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। उसके दिमाग में अब भी इस शरीर की पुरानी यादें ताज़ा थीं।
इस जगह के लोग साधारण नहीं थे। कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी थे तो कुछ ऊंचे घराने बिजनेस वाले परिवारों से। अन्ना ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें सख्त हो गईं। कुछ पलों बाद वे फिर से सामान्य हो गईं। अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपनी अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार वह केवल सतही घावों को ही अस्थायी रूप से ठीक कर पाई थी, ताकि वह एक आम इंसान की तरह दिखे। उसका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया था। उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए था। धीमे लेकिन नपेतुले कदमों से उसने उस बड़े से मेंशन की ओर बढ़ना शुरू किया। अन्ना, सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्कुराते हुए उसे देखते ही अभिवादन किया। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा थी। उसे लोगों के नाम याद रखने की असाधारण क्षमता थी, खासकर उन लोगों के जो रायगढ़ जिले में रहते थे। अन्ना ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। पीछे से गार्ड ने उसके स्थिर कदमों को देखा और हल्का भौहें चढ़ा दी। आज अन्ना यार्डली कुछ अलग लग रही है, वह बुदबुदाया। यार्डली मेंशन। डाइनिंग टेबल के चारों ओर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। इतने दिन हो गए लेकिन अब तक कोई खबर नहीं मिली। आखिर क्या हो रहा है? अरविंद यार्डली, अन्ना के पिता, ने जोर से मेज पर हाथ पटका, जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। वसुंधरा यार्डली, अन्ना की सौतेली माँ, जो अपनी सीट पर थोड़ी बेचैनी से बैठी थी, नजरें झुकाए सोच में डूबी थी। अन्ना की मौत की खबर तो अब तक आ जानी चाहिए थी, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। रोहिणी, जो हमेशा अपनी सौतेली बहन को नीचा दिखाने के मौके ढूंढती थी, अब भी वही कर रही थी। पापा, मैंने अन्ना को कुछ दिन पहले कॉलेज के लड़कों के साथ बाहर जाते देखा था। शायद वो इतनी मस्ती में व्यस्त है कि घर फोन करना भी भूल गई, उसने लापरवाही से कहा। अरविंद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इतनी कम उम्र में लड़कों के साथ घूमना, और वो भी रात रात भर घर से बाहर रहना, हद हो गई। वसुंधरा ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने अरविंद की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने झटक दिया। अरे, जवान लड़कियां कभी कभी समय का ध्यान नहीं रखती, वसुंधरा ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि वह रात भर बाहर रही है, तो उसकी इज्जत पर सवाल उठ सकते हैं। उसने जानबूझकर बात को बढ़ाने की कोशिश की, और नतीजा वही हुआ जो वह चाहती थी। अरविंद की भौहें और सिकुड़ गईं। तभी एक शांत आवाज आई। अगर मुझे सही याद है तो अन्ना पिछले 5 दिनों से घर नहीं आई है। टेबल पर बैठा एकमात्र लड़का, आरव, जो अब तक अपने खाने में मग्न था, अचानक बोला। क्या? 5 दिन? अरविंद ने झटके से उसकी ओर देखा। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, शायद। तो तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? 5 दिन हो गए। अरविंद की गुस्से से भरी आंखें वसुंधरा की ओर घूमी, जो अब सकपका गई थी। वो, हमें लगा कि अन्ना मजाक कर रही है, इसलिए हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वसुंधरा ने घबराकर कहा। हाँ पापा, रोहिणी ने भी हामी भरी। अन्ना हमेशा बिना बताए बाहर जाती थी। हमें लगा कि इस बार भी वही हुआ होगा। ओह प्लीज, वसुंधरा ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अरविंद, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अन्ना ठीक होगी। ये पहली बार तो नहीं हुआ ना? धमाक। अचानक दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज गूंजी और सबने चौंक कर इधर-उधर देखा। शांता, जो हॉल में खड़ी थी, घबराकर दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही उसने देखा कि बाहर कौन खड़ा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी आंखें ठंडी और निडर थी। क्या हुआ? अरविंद ने सख्त आवाज में पूछा। शांता कांपते हुए बमुश्किल बोल पाई। अन्ना वापस आ गई है।
वसुंधरा और रोहिणी की सांसें अटक गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहिणी की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अन्ना धीरे धीरे अंदर आई। उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे हर व्यक्ति से मिली। सबकी आंखें अब उस पर टिकी थीं। अरविंद सिंह कठोर चेहरा और सैन्य अनुशासन से भरा व्यक्तित्व। वसुंधरा यार्डली आकर्षक लेकिन छल और साजिश से भरी मुस्कान के साथ। आरव यार्डली अपनी ही दुनिया में मग्न, बेपरवाह। और आखिर में रोहिणी यार्डली, जिसकी आंखों में इस समय भय, असमंजस और घबराहट थी। अन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ रोहिणी को देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, तुमने क्या सोचा था, मैं वापस नहीं आऊंगी? अब क्या होगा? अरविंद का गुस्सा और क्या बात बताएगी अन्ना अपने 5 दिन से गायब होने का कारण जानने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 11। अन्ना ने रोहिणी की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मैं वापस आ गई हूं। रोहिणी के हाथ कांपने लगे। नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए था। अगर ये बच भी गई तो भी शायद सुरक्षित नहीं रह सकती थी। आखिर हो क्या रहा है? तू इंसान है या भूत? रोहिणी ने वसुंधरा के पीछे छिपते हुए कहा। वसुंधरा ने हल्के से उसके हाथ पर थपकी दी, जैसे इशारे में कह रही हो कि उसने गलत सवाल पूछ लिया। रोहिणी, क्या बकवास कर रही हो? अन्ना हल्का सा हंसी। ऐसा लग रहा है कि रोहिणी मेरी वापसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। रोहिणी की आंखें आशंका से चौड़ी हो गईं। टेबल पर बैठे बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने घबराकर निगला, मैं। रोहिणी हाल ही में बहुत डरावनी फिल्में देख रही है, इसलिए शायद ज्यादा सोच रही है, वसुंधरा ने तुरंत बात संभालते हुए कहा। फिर उसने नाराजगी से अन्ना की तरफ देखा। देखो, अपनी बहन को डरा रही हो। तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ थीं? न कोई खबर, न कोई फोन, और अब लौटकर सबसे लड़ रही हो। तुम्हें अब भी इस परिवार की परवाह है या नहीं? अन्ना के चेहरे पर कुछ देर के लिए शिकन आई। तो वसुंधरा भी उसे उसी नजर से देखती थी जैसे रोहिणी देखती थी। इतने बड़े परिवार में पहली पत्नी की हैसियत बहुत मायने रखती थी, खासकर अगर वह ऊंचे घराने से हो। इस वजह से दूसरी पत्नी या उसकी संतान को कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। फिर भी परंपरागत रूप से वसुंधरा को अन्ना की मां के लिए सम्मान दिखाना चाहिए था। उसे मैडम कहकर संबोधित करना और उनका आदर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अन्ना की मां कौशल ग्रुप के चेयरमैन की बेटी थी। उनका मायका देश के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक था। लेकिन वसुंधरा कौन थी? उनकी पहचान भले ही खुले में कोई न मानता हो, पर हर कोई जानता था कि अरविंद उसे एक मुलाकात के बाद इस घर में ले आया था। इस परिवार में अन्ना को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह अपने पिता द्वारा उपेक्षित और अपने ही भाई आरव द्वारा नापसंद की जाती थी। अरविंद ने टेबल पर हाथ पटक दिया और वसुंधरा को घूरा। मैं इस घर का मुखिया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे बोलने की? वसुंधरा तुरंत चुप हो गई और रोहिणी को शांत करने लगी। अन्ना ने हल्के व्यंग्य से कहा, रोहिणी को अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं क्यों लौटी हूँ, है ना? उसे तो लगा था कि मैं मर चुकी हूँ। यह सुनकर रोहिणी का डर थोड़ी देर में गायब हो गया। उसे तो पता था कि अन्ना मरी नहीं थी। शायद वह बेहोश हो गई थी उस दिन। अगर अन्ना उस पर इल्जाम लगाती तो भी वह साफ इनकार कर देती। आखिर माँ पापा तो कभी अन्ना की बात नहीं मानते। अन्ना, हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी फिक्र कर रहे थे और मैंने तुम्हें उस दिन कुछ लड़कों के साथ जाते देखा था, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। रोहिणी ने वसुंधरा की ओर झुकते हुए कहा। अन्ना, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, अरविंद ने सख्त लहजे में कहा।
अन्ना ने हल्के से भौहें उठाईं और नपेतुले शब्दों में कहा, मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कभी किसी बहन को जन्म दिया हो। टेबल पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए। आरव, जो अब तक अपने खाने में व्यस्त था, एकदम सिर उठाकर देखने लगा। क्या ये वही अन्ना थी? वो लड़की जो हमेशा बस रोती थी और किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। अरविंद, अन्ना मुझे अपनी माँ नहीं मानती। मैंने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की है, 3 बच्चों की परवरिश की है, और अब ये बच्ची मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। बस, बहुत हुआ, अरविंद ने लापरवाही से कहा, जैसे यह सब सुनकर भी उसे फर्क नहीं पड़ा हो। मेरी माँ कौशल ग्रुप के चेयरमैन की बेटी थी। अन्ना के शब्दों में हल्का सा तंज था। अब आप सोच सकते हैं कि मैं किसका सम्मान करूं और किसका नहीं। कुछ दिनों में तुम और भी ज्यादा बेकाबू हो गई हो। अरविंद का गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी सख्त और दबंग आवाज से पूरा कमरा जैसे ठहर गया। पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थी? क्या फिर से कोई तमाशा कराई हो? और ये तुम्हारी हालत कैसी है? अन्ना के चेहरे पर बेपरवाही थी। उसने रोहिणी की तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी, जिससे रोहिणी के रोंगटे खड़े हो गए। 5 दिन पहले रोहिणी ने मुझसे कहा कि कोई मुझे स्कूल के बाहर ढूंढ रहा है। जब मैं वहां पहुंची तो कुछ लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगे। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना पड़ा, जिससे मैं बुरी तरह घायल हो गई और बेहोश हो गई। सौभाग्य से किसी ने मुझे बचा लिया और आज ही मैं घर लौटी हूँ। जब वह बोल रही थी तो उसके घाव से अब भी हल्का खून बह रहा था, लेकिन वह उससे बिल्कुल बेखबर लग रही थी। उसकी सफेद शर्ट पर खून का गहरा लाल रंग चमक रहा था। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखी। क्या अन्ना की बातों पर विश्वास करेगा? अरविंद जाने के लिए पढ़िए अगला पार्ट। चैप्टर 12। ऐसी दृश्य ने मिस्टर अरविंद को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। तुम? रोहिणी और वसुंधरा इतने भयभीत थे कि वे सहमकर एक साथ बैठ गए। अन्ना ने मेज पर रखे खाने को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ वह आगे बढ़ी, एक कुर्सी खींची और बैठ गई। उसकी पीठ एकदम सीधी थी। उसका आसन किसी सैन्य अधिकारी से भी अधिक अनुशासित लग रहा था। टेबल पर बैठे सभी लोगों की आंखें उस पर टिकी हुई थीं, फिर भी जो सन्नाटा था वह असहज करने वाला था। अन्ना ने बिना किसी झिझक के जल्दी से कुछ निवाले लिए और फिर कुछ ही देर में पूरी प्लेट खत्म कर दी। क्या मुझे कुछ और मिल सकता है, कृपया? अन्ना की आवाज ने खामोश माहौल को तोड़ दिया। जी, मिस अन्ना। शांता एक पल के लिए रुकी, फिर जल्दी से उसकी प्लेट भरने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग अब भी चुप रहे। अरविंद सबसे पहले वास्तविकता में लौटा। बस वहां खड़े मत रहो, जल्दी से दवा लाओ। शांता आंटी, अन्ना को उसके कमरे में ले जाओ। शांता ने अभी अभी उसकी प्लेट में खाना परोसा था। उसने अन्ना की ओर देखा। मिस अन्ना। अन्ना ने कांटे को मेज पर जोर से रखा और ठंडी आवाज में कहा, पहले खाना खत्म कर लेते हैं। फिर उसने तेजी से पास्ता की एक और प्लेट खत्म कर दी। एक बार फिर सभी लोग चुप हो गए। अन्ना ने जल्दी से अपना खाना समाप्त किया। यार्डली मेंशन में आराम से खाने का समय नहीं था। उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, अन्यथा दुश्मन चुपके से हमला कर सकता था या उनके बीच घुसपैठ कर सकता था। अपना खाना खत्म करने के बाद अन्ना को लगा कि आखिरकार उसकी भूख मिट गई है। वह उठ खड़ी हुई। अपने खाने का आनंद ले, उसने कहा और बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद अरविंद ने रोहिणी की ओर ठंडी नजर डाली और कहा, रोहिणी, खाना खत्म करने के बाद मेरे अध्ययन कक्ष में आओ। रोहिणी का चेहरा तुरंत भय से पीला पड़ गया। ठीक है, पापा,
जब वह सीढ़ियों पर पहुंची तो अन्ना के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने जानबूझकर अपने घाव को फिर से खोल दिया था ताकि अपनी बात को और विश्वसनीय बना सके। परिवार में उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि अरविंद उसकी कही किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करेगा। जैसा कहा जाता है, देखना ही विश्वास करना है, लेकिन थोड़ी सी चालाकी दिखाना भी गलत नहीं था। उसके और रोहिणी के बीच की दुश्मनी को सुलझाने के लिए उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह अपने शिकार का पीछा करते हुए हमेशा धैर्य रखती थी। खाने का समय। अन्ना के अपने कमरे में लौटने के बाद अरविंद ने कांटा उठाया और खाने को तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्लेट में कुछ डालना चाहा, उसे एहसास हुआ कि मेज पर केवल कुछ टुकड़े ही बचे थे, मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था। अरविंद ने निराश होकर अपने बर्तन नीचे रख दिए। शांता, खाने की डिश और लाओ। जी, मिस्टर यार्डली। अपने कमरे में वापस आने पर अन्ना को एक नौकर ने तुरंत मेडिकल किट दी। मिस अन्ना, क्या आपको डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? मेडिकल बॉक्स लाने वाली नौकरानी छोटी थी, शायद 20 साल की। उसका नाम नेहा था। जरूरत नहीं। मेडिकल किट लेने के बाद अन्ना ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने घावों की देखभाल करने लगी। हालांकि उसके घाव खुद उसके द्वारा पहुंचाए गए थे, लेकिन वे वाकई गंभीर लग रहे थे। जब वह पट्टी बांध रही थी तो उसकी नजर कमरे में घूमी। कमरा गुलाबी रंग से भरा था, हर जगह आलीशान खिलौने बिखरे पड़े थे। हालांकि उसे मिलिट्री ग्रीन पसंद था, लेकिन उसे दूसरे रंगों की उपस्थिति से कोई परेशानी नहीं थी। घाव साफ करने और पट्टी बांधने के बाद उसने कुछ देर आराम किया। फिर नहाई, नए कपड़े पहने और जल्द ही बिस्तर पर लेट गई। इस बीच ब्लैक हॉक क्लब रायगढ़ का सबसे बड़ा मनोरंजन केंद्र था, जो अमीरों की हर इच्छा को पूरा करता था। यहाँ सब कुछ उपलब्ध था, चाहे कोई भी ख्वाहिश हो, उसे पूरा किया जा सकता था। रायगढ़ के अमीर युवा नियमित रूप से यहाँ आते थे। उनके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। इसके अलावा यह समूह न केवल अमीर था बल्कि बेहद प्रभावशाली भी। जैसे ही आर्यन सिंह अंदर आया, कोई तुरंत उसका अभिवादन करने के लिए आगे आया। नमस्कार, मिस्टर सिंह। जैसा कि उम्मीद थी, पूरा क्लब पहले ही बुक किया जा चुका था। उस समय ब्लैक हॉक क्लब में कोई और मेहमान मौजूद नहीं था। इस क्लब की सजावट किसी महल की तरह थी, लेकिन इसमें एक अलग ही भव्यता थी। आर्यन को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक सर्वर तुरंत उसके पास आया। मिस्टर सिंह, कृपया इस तरफ आइए। मिस्टर राठौड़ और अन्य लोग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्यन ने हल्का सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ गया। आर्यन, आखिरकार तुम आ गए। जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि वहां कुछ युवा पुरुष थे जो अपने आधे खुले कुर्तों में लड़कियों के साथ बैठे थे। वे शराब पी रहे थे और कुछ अपनी बगल में बैठी महिलाओं से हंसी मजाक कर रहे थे। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक हाथ जेब में डाले हुए। लगता है कि नकुल और कबीर वाकई अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं,